लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं किया मैंने ये। चलो अब स्टार्ट कर दिया। R2ZN, इसमें ये R, कॉमा R2CuLi, ये वाला R, कॉमा R2CD कैडमियम, ये R, और लास्ट में देख लो भाई Bu2Al, और ये वाला, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है इट्स मीन्स स्पेसीज डोनेट इलेक्ट्रॉन। मतलब जहां स्टार लगा है मतलब वो क्या करेगा, वो स्पेसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड किए हैं, तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड। चाहे तो इसको चार में भी कर सकते हैं, स्पाई इलेक्ट्रॉन को अलग फंक्शनलिटी दे दो तो भी ये चार पार्ट में हो जाएगा, तो ज्यादा पार्ट बनाने की जरूरत नहीं, कम पार्ट में काम होना चाहिए। पहला क्या है पार्ट, नेगेटिवली चार्ज जो होंगे वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। दूसरा क्या है, जो जिसके ऊपर लोन पेयर होगा वो न्यूक्लियोफाइल होंगे, जो लोन पेयर डोनेट करेंगे। तीसरा क्या है, जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन होगा, वो पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और उसका इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएगा वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेंगे। और कुछ न्यूट्रल एटम्स हैं जो हमने लिखे, ये भी क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल के तरीके से बिहेव करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो दो अलग अलग फंक्शनलिटी थी, एक थी न्यूक्लियोफाइल और एक थी इलेक्ट्रोफाइल। अब हम बात करेंगे एक और इसी का कॉन्सेप्ट है, दैट इज एम्बिडेंट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, अब ये देखो ये नई बात आ गई, एक और तरीका है न्यूक्लियोफाइल। तो देखो, न्यूक्लियोफाइल which have which have two side of electron rich, मतलब क्या है, वो न्यूक्लियोफाइल जो दोनों तरीके से, दोनों तरफ से क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, सेंटर और आयन which two or more atom, two or more atom bear a lone pair of electron। समझिए कैसे, जैसे अगर बात की जाए कोई कंपाउंड ऐसे, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, KnO2। अब KnO2 का मतलब क्या है, अगर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहां से इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये यहां से दोनों फैसिलिटीज होगा, दोनों तरफ इसके पास न्यूक्लियोफाइल है। सिमिलरली अगर हम बात करें NH2 सिंगल बॉन्ड OH की, तो ये दोनों तरफ न्यूक्लियोफाइल कैसे शो करता है, इधर भी एक लोन पेयर है और इधर भी एक लोन पेयर है, इधर दो लोन पेयर, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल के तरीके से बिहेव करेगा और ये भी न्यूक्लियोफाइल के तरीके से बिहेव करेगा। तीसरा कंपाउंड अगर मैं बोलूं NaCl,
ट्रिपल बॉन्ड ऑफ N। तो ये भी दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा। कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरीके से? अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ है लोन पेयर। तो ये लोन पेयर भी न्यूक्लियोफाइल फॉर्म करता है, नेगेटिवली चार्ज भी क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल फॉर्म करता है। एक और कंडीशन है इसके अंदर, वो कंडीशन क्या है? यहीं पे लिख लो पॉइंट, रेजोनेटिंग structure is also ambident। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो भी क्या शो करते हैं? एम्बिडेंट शो करते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? देखिए, जैसे लिखा है CH2 नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड R, और ये कैसा रेजोनेंस शो कर रही है? ये चार्ज शिफ्ट होके किधर आ जाएगा? इधर कंपाउंड हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R एंड सिंगल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। मतलब ये कैसे रेजोनेंस शो हुआ? समझिए बात को, ये ध्यान देना इस रेजोनेंस पे। यहां भी बता रहा हूं, आगे एक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा रेजोनेंस से। मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस एक ही चीज है, वहां मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी केवल आप समझ लीजिए। ये चार्ज क्या करता है? ये चार्ज इसको इंटरेक्ट कर देता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? लोन पेयर है। तो इधर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और ये चार्ज इधर को मूव कराता है। जैसे इधर को मूव कराता है, ये बॉन्ड इधर को टूट जाता है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, और ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये, इसका मतलब समझिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है? एक कंडीशन ये थी कि जब ये न्यूक्लियोफाइल शो हो रहा था, ये क्या शो हो रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल शो हो रहा है। और एक कंडीशन ये है कि अब ये न्यूक्लियोफाइल शो हो रहा है। और ऐसा हुआ क्यों? ऐसा रेजोनेंस होने के बाद हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद हुआ। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो लिख लो नोट, नोट करके लिख लो, और इसको बोलते हैं एम फाइल। क्या बोलते हैं? एम फाइल। एम फाइल्स। एम फाइल्स का मतलब क्या है? देखो, इसकी ये तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल थे, मतलब दोनों दो दो तरफ से न्यूक्लियोफाइल की काम कर रहे हैं, और इसी में है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियोफाइल। लेकिन एम्फाइल का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं और न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, दोनों काम करते हैं। देखो, जो लोग IIT जेईई का एग्जाम देंगे वो लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां आप सोचना बंद कर देंगे। अनिकेत फिर गया बेचारा। जो लोग नीट देंगे वो भी ध्यान दें, क्योंकि वो केमिस्ट्री सीखे। इट एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। क्यों? ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड कार्बन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब क्या है? और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है। तो ये जब कार्बन इनके साथ डबल बॉन्ड शो करता है तो वो एम्बिडेंट शो करता है। क्या? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो इसके अंदर आता है RCHO, दूसरा आता है
आर सी ट्रिपल बॉन्ड ऑफ एन, और तीसरा आता है आर सी ओ आर, चौथा आता है आर सी ओ ओ एच, और पांचवा आता है आर सी ओ सी एल। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मैक्सिमम कंडीशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां से पूछता है। तो देखो कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल है और कैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, इनके स्ट्रक्चर बना के हम दिखाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर है आर सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये तो बना ही हुआ है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? आर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड आर। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका है आर सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? आर सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड Cl। अब देखो समझिए बात को, जैसा कि अभी डिफिनीशन में दिया हुआ था। क्या दिया था उसने डिफिनीशन में? उसने बोला कि ड्यू टू द मल्टीपल बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसमें देखो ऑक्सीजन और कार्बन ने बॉन्ड बनाया और कार्बन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसमें देखो कार्बन और नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया, कार्बन से नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसमें देखो कार्बन और ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, कार्बन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां भी वही कंडीशन है और यहां भी वही कंडीशन है। यहां तो डबल कंडीशन है क्योंकि कार्बन दोनों तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए, क्या? कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर। यहां भी देखो ये भी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों तरीके से काम करेगा। क्यों? अभी कार्बन, आप ऐसे कर लो डबल बॉन्ड सल्फर, ये है, इसका नाम होता है CS2 कार्बन सल्फाइड। अब देखो ये कार्बन जो है ये इधर भी मोर इलेक्ट्रो के साथ कनेक्टेड है, इधर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। अब समझिए बात ध्यान से, कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है। जैसे दिया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब क्या है? इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल? समझिए ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल है और क्यों न्यूक्लियोफाइल है? ये बात इसलिए समझिए क्योंकि इसका बॉन्ड जब ब्रेक होगा ये पार्शियल नेगेटिव होगा, ये पार्शियल। तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या था? पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल में क्या है? नेगेटिवली चार्ज। और भी देखो, और देख लो, जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन। अब इसमें कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन इलेक्ट्रोफाइल है? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका बॉन्ड ब्रेक करना। बॉन्ड किधर ब्रेक होगा? लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हायर। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये हो गया क्या? इलेक्ट्रोफाइल, और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ रही? जिसको जिसको बात समझ में आ रही राइज योर हैंड बेटा जल्दी। बस 2 लोग, आर्या 3, प्रणव, श्रद्धा इंगोले, निकिता राउत, बस। विजयलाल, मानस, विजयलाल, विजय सावंत, हाँ सर। नहीं समझ में आया? हाँ यस सर। मानस, दिव्या, अमृता, चलो। अब यहां एक इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी क्या है वो देखो, वो है H2 कॉमा CH4 कॉमा NH4 पॉजिटिव चार्ज कॉमा सॉरी R4 and positive charge cannot be
कैन नॉट एक्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये जो एलिमेंट, ये कंपाउंड है, ये ना तो इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से बिहेव करते हैं और ना न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करते हैं। इनके बारे में हम नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। अब अगर आपको इनके बीच में डिफरेंस करना हो कि क्या है इलेक्ट्रोफाइल, क्या है न्यूक्लियोफाइल, और एक ही बार में रिवीजन करना हो, मैं जो ऑर्डर लिखवा रहा हूं वो आप बिल्कुल कंठस्थ रखिए। तो अगर रिवीजन करना हो तो कैसे करें, तो देखो एक टेबल बनाता हूं मैं। टेबल क्या, ऐसे डायरेक्टली देखो, यहां देखो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, नया कॉन्सेप्ट है। क्या डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, तो इधर लिखो इलेक्ट्रोफाइल और इधर है न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है समझिए, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, ये क्या करते, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये करते हैं सप्लाई, मतलब डोनेट, डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है। इफिशिएंट और रिच। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चा, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है अटैक द पॉइंट ऑफ हाई डेंसिटी। जेई मेंस 2003 में एक क्वेश्चन आया था, 4 कंपाउंड दिए हुए थे, बोल रहा था फॉर द गिवन कंपाउंड्स द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन हाई डेंसिटी दैट द एलिमेंट इज, और वहां ऑप्शन दिए हुए थे। तो देखो तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इधर क्या है, अटैक द पॉइंट ऑफ, अटैक द पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, जहां इलेक्ट्रॉन की लो डेंसिटी होती है, और इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है, जिस पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है, ये क्या है, ये है लुईस एसिड, ये क्या है, लुईस एसिड, और ये क्या है, लुईस बेस। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है कि प्रोसेस an empty orbital to receive the electron pair। और इधर पांचवा पॉइंट क्या है, प्रोसेस ऑन
electron pair which is loosely held and can be supplied easily. मतलब क्या, ये कहां पे प्रोसेस करते हैं, जहां से इनको इलेक्ट्रॉन जल्दी मिले, इजीली मिले। छठा पॉइंट क्या है, यूजली पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस। और इधर क्या है छठा पॉइंट भाई, इधर है यूजली निगेटिवली चार्ज स्पेसिस। सातवां पॉइंट क्या है, फॉर एन एक्स्ट्रा बॉन्ड विथ the nucleophile। और इधर सातवां पॉइंट है क्या, इंक्रीज द कोवैलेंसी by 1 यूनिट। ये जो कॉन्सेप्ट था, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, फंक्शनलिटी, दैट इज कॉल्ड क्या, अटैकिंग रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। जो रिएजेंट अटैक करते हैं वो न्यूक्लियोफाइल में क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल में क्या होते हैं, ये हमने आपको अभी डिस्कस किया और क्लियर किया। अब हम लोग बात करेंगे, देखो इसमें बार बार एक चीज की बात हो रही, बार बार एक बात कही जा रही, और वो क्या है, इसमें बार बार कहा जा रहा है, देखिए पीछे यही देख लीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन इफिशियंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो रहा है इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहां पे चार तरीके के चार्ज अप्लाई हो जाते हैं, 4 टाइप्स ऑफ चार्ज आर अप्लाई। यार 13 बच्चे बच्चे, 1 मिनट। उसको 1 मिनट रुको भैया।
प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, हाँ सर। सिद्धि का क्या हो गया? सर उसको रेंज प्रॉब्लम। अरे यार, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो मैं अभी बता रहा था। यहां क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो बहुत सारी चीजें नई देगा। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, यही हमको रेजोनेंस भी देगा। यही रेजोनेंस में भी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यही हमको मीजोमेरिक इफेक्ट देगा, यही हमको हाइपर कॉन्जुगेशन देगा, ये हमको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देगा, ये हमको इंडक्टिव इफेक्ट देगा, बहुत सारी चीजें देगा। तो अब नया कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, और कैसे मूव हो रहा है? कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है, मूव कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, समझिए बात को। इट इज 4 टाइप। ये कितने तरीके का है? 4 तरीके का है। कौन कौन सा है? नंबर 1, इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर 2, मीजोमेरिक इफेक्ट। नंबर 3, हाइपर कॉन्जुकेशन। और नंबर 4, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इसमें हम लोग आगे पीछे करके भी सीखेंगे। हाइपर कॉन्जुकेशन बाद में सीखेंगे, पहले ये क्या नाम, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सीख लेंगे। लेकिन इन सब में सबसे पहले सीखेंगे किसको? वो है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट। तो हेडिंग डालो, इंडक्टिव इफेक्ट। पॉइंट नंबर 1, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? समझिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम से कम ये 4 इफेक्ट जो मैंने लिखा है, इसके ऊपर आपको नीट में 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और जेई में 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कंफर्म है। देखो क्या होता है ये। तो यहां इंडक्टिव इफेक्ट कहते किसको हैं? देखो, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। It is a permanent effect involving displacement of sigma electron towards more electronegative
more electronegative species like halogen, हाइलोजन ब्रैकेट में लिख लो जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, एंड नाइट्रो, नाइट्रो नाइट्रोजन के कंपाउंड। अब देखो, इट इज वीक इफेक्ट, it is weak effect, it can be transmitted through a chain of carbon atom। समझिए अब बात को। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, वो एक परमानेंट इफेक्ट जनरेट करता है। और वो परमानेंट इफेक्ट क्या करता है, किधर से किधर की तरफ मूव होता है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव होता है। जैसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव में आते हैं हेलोजन, नाइट्रो कंपाउंड। ये इफेक्ट तो इसका बहुत वीक है, लेकिन ये फिक्स है, परमानेंट है, कंटिन्यू इफेक्ट रहता है इसका। और ये लगता किसमें है? ये कार्बन चेन में लगता है। और एक बात है, याद लिख लो इसमें, निग्लेक्टेड या निग्लिजेबल एट एट कार्बन, ऐसे लिखो, एट कार्बन एटम 4 ऑनवर्ड। 4 से ज्यादा कार्बन एटम की अगर चैन होती है तो लास्ट वाले एटम पे ये इफेक्ट काम करना बंद कर देता है। वैसे तो 3 तक ही काम करता है, लेकिन 4 कंसीडर कर लेते हैं। 4 के बाद की अगर चैन होगी तो उस पे ये कंसीडर नहीं होगा। एक और दूसरी इसकी डिफिनीशन लिख लो, जो कि आपको शॉर्ट फॉर्म में समझ में आएगी। क्या है कि पोलरिटी, एक टेक्निकल है, पोलरिटी इंड्यूस्ड इन non-polar sigma bond due to presence of adjacent polar bond। Polar bond is known as आई इफेक्ट। अच्छा, एक बात याद रखो, यहां पे लिख लो, मैंने लिखी नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग आई इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको आई इफेक्ट भी बोलते हैं। अब ये कैसे लगता है, कैसे काम करता है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो, ये सीखना बहुत जरूरी है। ये सीखना भी बहुत जरूरी है। देखो, जैसे सपोज करो, यहां पे एक चीज और लिख लो, प्रोड्यूस्ड बाई
इयान गोल्ड। ये किसने बताया था मुझे? इयान गोल्ड ने हमको बताया, या डिस्कवर्ड बाय इयान गोल्ड की। जैसे सपोज करो एक कार्बन की ये चैन है, ये कार्बन की चैन है, और यहां पे कोई एक एक्स नाम का एलिमेंट लगा है। क्या लगा है? एक एक्स एलिमेंट लगा है, जो कि कैसा है? निगेटिवली चार्ज्ड है। कैसा है? निगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये क्या कर रहा है? ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? इधर से इधर को खींच रहा है। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। इससे अब इधर क्या है? थोड़ा सा कम हो जाता है इसका फोर्स, तो इस पे आता है पार्शियल 2 पॉजिटिव। इस पे और भी कम हो जाता है, इस पे आता है पार्शियल 3 पॉजिटिव। वैसे अगर देखा जाए तो इस पे कितना फोर्स आएगा? पार्शियल 4 पॉजिटिव। लेकिन इसको हम क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। दैट इज, क्योंकि ये 4 नंबर कार्बन हो गया। हियर ऑनवर्ड इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों निग्लेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहां तक आते आते अगर मैं बात करूं, ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। अगर मैं आपसे ये पूछूं, या कहूं कि भाई मुझे एक बात बताओ, क्या ये बताओ कि ये कार्बन की जो चैन है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, और कौन निकाल रहा है? ये एक्स निकाल रहा है, तो ये सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगा रहा होगा? तो आप बोलेंगे ये सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगा रहा है? C1 पे। फिर दूसरे नंबर पे C2 पे, फिर तीसरे नंबर पे C3 पे, और फिर चौथे नंबर पे C4 पे। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। क्या हो रहा है बेटा? डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। जैसा सिंपल सा आपको देसी एग्जाम्पल बताते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे सपोज करो एक 5 मीटर का डंडा है, ये एक 5 मीटर का डंडा है, ठीक है ना? इसकी लेंथ है 5 मीटर। अब आपको बोला गया ये यहां पे अथर्व जादव खड़ा है, थोड़ा हट्टा कट्टा लड़का। विजय को तो खड़ा नहीं करेंगे क्योंकि विजय तो उठा ही नहीं पाएगा। ये आर्या जरूर उठा सकती है, आर्या आयरन लेडी है। देखो अब इस आदमी ने क्या किया, यहां से डंडा पकड़ा और इसको ये इस डायरेक्शन में उठाना चाहता है, यहां तक लेके जाना चाहता है, और ये एंगल है थीटा। अगर ये यहां तक लेना चाहता है तो यहां से उठाने के टाइम इसके ऊपर फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। अगर ये यहां से उठाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, अगर यहां से उठाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, और इधर आएगा तो मतलब क्या है? मिडिल में आने के बाद सबसे संतुलित फोर्स लगेगा दोनों तरफ। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट समझिए। बात क्या है इसमें? बात यह है कि अगर लेंथ बढ़ेगी कार्बन की तो फोर्स कम लगेगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो छोटा सा, ये एक दीवार है और यहां से हमने एक रस्सी बांध रखी, यहां पे मैंने प्रतीक्षा शिंदे को खड़ा कर रखा है, ये प्रतीक्षा शिंदे है। अब ये प्रतीक्षा शिंदे अपने हाथ से इस रस्सी को पकड़े हुए। अब बताइए अगर मैं बोलूं प्रतीक्षा इसको खींच रस्सी को, तो इसके अंदर एक रस्सी में हमने गांठ बांधी, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वीं नंबर की गांठ। तो जब रस्सी प्रतीक्षा खींचेगी तो अगर प्रतीक्षा से मतलब ये गांठ अगर
जिंदा होती और बोल सकती, तो अगर इससे पूछा जाता तो सबसे ज्यादा प्रतीक्षा किसके ऊपर फोर्स लगा रही होती? इसके ऊपर, फिर दूसरे नंबर पे इसके ऊपर, तीसरे नंबर इसके, चौथे नंबर इसके ऊपर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, सातवां नंबर। सबसे कम फोर्स कहां लग रहा होता? दीवार के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस मैटर कर रही है, ये लेंथ मैटर कर रही है। तो फोर्स जो होता है लेंथ के मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट रहता है। ये आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया, पढ़ाया जाएगा। तो यहां देखो एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मतलब क्या है? आई इफेक्ट बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगी। मतलब C1 पे सबसे ज्यादा आई इफेक्ट होगा, C2 पे उसके बाद, C3 पे उसके बाद, C4 पे उसके बाद। तो ये ऑर्डर किसका हो गया? ये ऑर्डर हो गया आई इफेक्ट का। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात अगर समझ में आई तो राइज योर हैंड। तो 4 ही 5 लोगों को समझ में आया, अभी तक किसी को नहीं समझ में आया। दिव्या भैया नहीं समझ में आया कह रहे तेरे? दिव्या, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या याद रखने का? जितनी लंबी कार्बन चेन होगी इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होता जाएगा कार्बन की चेन की लेंथ पे। जो इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन अगर कोई 10 कार्बन की चेन है, 10 कार्बन की चेन है, तो उसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट 1 नंबर वाले कार्बन पे लग रहा है, वो इंडक्टिव इफेक्ट किस पे? 5 नंबर वाले पे नहीं लग रहा होगा। जैसे सपोज करो एक एग्जाम, यहां पे 2 पॉइंट और लिख लो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स कराता हूं इसका। ये इफेक्ट जो है, इफेक्ट क्या करेगा? आई इफेक्ट जो है ये डिक्रीज करेगा इफ इंक्रीज लेंथ ऑफ कार्बन चेन। कार्बन की चेन की लेंथ बढ़ाओगे तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट बात कि आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसीडर कितना? 0। ये 2 पॉइंट है, ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो। क्या एग्जाम्पल है? जैसे आपसे बोला जाए कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 एंड CH2 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 एंड CH2 एंड यहां लगा है क्लोरीन। ये एक कंपाउंड दिया है और आपसे पूछे कि ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन है। और अगर वो बोले कि आप मुझे बताइए एक बात, कि कार्बन नंबर 3 पे इंडक्टिव इफेक्ट कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे कि अभी हमारा मास्टर हमको ये बताया था, ये इधर से इधर जाएंगे तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये हो जाएगा 3 टाइम। आप बोलेंगे इसके ऊपर पार्शियल 3 पॉजिटिव लगेगा।
आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। लेकिन साइमल्टेनियसली तुरंत अगर आपसे ये बोला जाए कि बताइए कि कार्बन नंबर 6 पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, तो यहां हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि 4 के बाद में हम क्या कर देते हैं, चैन से इंडक्टिव इफेक्ट निग्लेक्ट कर देते हैं, चैन से इंडक्टिव इफेक्ट निग्लेक्ट कर देते हैं। अच्छा एक बात और, एक छोटा सा एग्जांपल और देखो, आगे बढ़ते हैं। यहां देखो एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज करो ये एक कार्बन चेन है और इधर लगा है Cl और इधर भी लगा है Cl, और आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है कि ये कार्बन 1 है, 2 है, 3 है। कार्बन नंबर 2 पे इंडक्टिव आई इफेक्ट कितना होगा? अगर ये क्वेश्चन आपसे किया गया कि कार्बन नंबर 2 पे आई इफेक्ट कितना होगा, तो देखो ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये इससे कितना खींच रहा है, ये 2 टाइम्स खींच रहा है, ये इससे कितना खींच रहा है, ये 2 टाइम्स खींच रहा है। तो रिजल्टेंट इंडक्टिव इफेक्ट कितना हो गया इसके ऊपर, 0। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इसको बहुत प्यार से आप सोचो कि इंडक्टिव इफेक्ट जैसा काम कर रहा है ऐसा ही काम तो डाइपोल मोमेंट भी करता है। बात समझ में आ रही ना? ऐसा ही काम तो डाइपोल मोमेंट करता है। कैसे? हम क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट में? हम बोलते हैं ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इधर एक ऑक्सीजन लगा और इधर एक ऑक्सीजन लगा, इसका मतलब एरो जा रहा है इधर को, इधर का डाइपोल मोमेंट इधर को, तो यहाँ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, 0। अगर हम बोल दे इसी जगह पे कि ये भैया लगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन, और अगर हम पूछे कि इसमें डाइपोल मोमेंट किधर मूव करेगा, तो आप बताएंगे इधर को मूव करेगा, और कितना मूव करेगा वो कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, राइट? तो सिमिलरली जैसे डाइपोल मोमेंट है वैसे इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। और क्या अलग है इसमें? क्योंकि ये 2 तरीके का होता है, इट इज 2 टाइप। ये कितने तरीके का होता है बेटा? ये 2 तरीके का इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और वो जो 2 तरीके हैं वो कैसे हैं? वो दोनों तरीके फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाते हैं। कैसे? एक हो जाता है प्लस आई इफेक्ट और एक हो जाता है माइनस आई। अब प्लस आई इफेक्ट क्या है, माइनस आई इफेक्ट क्या है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही? ये हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी अगर हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर जरा सा पढ़ाएंगे, क्योंकि 7 मिनट 6 मिनट रह गए हैं, 6 मिनट में इसकी डिफिनीशन ही लिख पाएगी, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम लोग कल पढ़ाएंगे, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट। बाकी इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों को समझ में आया बेटा? किसी को डाउट है कुछ? आर्या समझ में आया क्या? हाँ सर। चलो आदित्य खंडेकर, खंडेकर हाँ सर। समझ रहा है? हाँ सर। दिव्या हाँ सर। समझा या नहीं समझा? हाँ सर। चलो अथर्व भैया तुम लेट आए थे, तो आप इसका रिकॉर्डिंग देखना और फिर जहां भूलना वहां हमसे पूछ लेना। प्रणव सर हाँ सर। समझ में आया? हाँ। प्रिया हाँ सर। समझता है रे? हाँ सर। और इंगोले हाँ सर। क्या भैया समझ रहा है या नहीं? ये ऐसे ही मुरारी बापू की कथा में हो?
चलो कोई बात, ओके, कल मिलते, बाय।